हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा टॉपिक है, आप इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। काफ़ी सारे यहाँ से पॉइंट भी हम कवर करेंगे, स्टैटिक भी, और देखेंगे किस टाइप से एमसीक्यू बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थीम की। तो इस साल की थीम रखी गई है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ये इस साल की थीम रखी गई है और डेट याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? ये एक ऐसी संस्था, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाया जाए, उसमें सहयोग लिया जाए अलग अलग देशों का, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बरकरार रखी जाए और जो भी मेंबर्स हैं उनका आर्थिक विकास किया जा सके, सामाजिक प्रगति हो, मानव अधिकार जो है उनकी रक्षा की जा सके और विश्व में शांति बनाई रखी जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी और ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यही रीज़न है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, इसकी स्थापना के कारण। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है तो इस पे हस्ताक्षर किए गए थे 26 जून 1945 में, 26 जून 1945। और चार्टर लागू कब हुआ था? चार्टर लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है, दोनों से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिसेंट में। पहला तो ये हो गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो वो डेट थी 26 जून 1945। और एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि चार्टर लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया था ये 1948 में मनाया गया था। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। कुछ और स्टैटिक पॉइंट है, इन्हें भी कवर करते हैं आगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र का जो नाम है सबसे पहले किसने दिया था, इस नाम को दिया किसके द्वारा गया है? तो संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया। फिर कई बार पूछता है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में? तो वर्तमान में 193 मेंबर्स है, 193 सदस्य हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। ठीक है। अब बात आती है ऑब्जर्वर स्टेट क्या होते हैं। तो ये वैसे मेंबर होते हैं, ऐसे सदस्य होते हैं जो वहाँ के जो भी इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, वहाँ पे बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई वहाँ पे अपना डिसीजन नहीं ले दे सकते हैं। ठीक है। जो परमानेंट मेंबर्स है ये हैं 193 और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अब बात है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। ये भी आपको याद रखना है। और अभी प्रेजेंट में यहाँ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस। तो हर एक स्टैटिक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही हैं, फ्रेम किए जाते हैं। फिर बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र की 6 मेन लैंग्वेजेस हैं, 6 मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की भाषा है, आधिकारिक मान्यता प्राप्त जो 6 भाषाएं इनमें से कौन सी हैं। तो या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सी भाषा है, या घुमा के पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो जो 6 भाषा है इनका नाम आपको याद रखना है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश, यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, अरबिक और स्पेनिश। ये 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। 6 अंग कौन कौन से हैं? एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यासी परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। फिर से सुन लीजिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यह 6 संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। और 6 भाषाएं याद रखिएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच,
रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। इसके बाद भारत की बात करते हैं तो भारत संयुक्त राष्ट्र का मेंबर है, सदस्य है। और भारत में जो अभी प्रेजेंट में स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र में, ये हैं रुचिरा कंबोजो। रुचिरा कंबोजो जो है प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। और इसके पहले कौन थे? इनके पहले थे टी.एस. तिरुमूर्ति जी। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। और अब स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोजो। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इतने सारे स्टैटिक पॉइंट हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, या फिर आप फ्रीज करके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन से न्यूज़ है, भारतवंशी हैं ऋषि सुनक। एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट हुई है। देखिए हुआ कि एक्चुअली में कि ऋषि सुनक जो हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं अभी, और ये ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका नाम ऋषि सुनक। और ये भारतवंशी हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाम। तो याद रखना आपको, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं भारतवंशी ऋषि सुनक। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन के ये पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अब ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो देखिए कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ब्रिटेन या फिर यूके किसे कहते हैं। तो आप ये मैप पे देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड दिख रहा है, वेल्स है, इंग्लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। अब यहाँ से देखिए, अगर आप पर्पल वाला इन सर्कल देखेंगे, ये पर्पल लाइन वाला देखेंगे आप, तो इसके अंदर आपको दिखेगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो देखिए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये तीनों मिलके कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में ही अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। शॉर्ट में इसे आप यूके के नाम से जानते हैं, पूरा इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड मिलता है तो बनता है यूके। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये दोनों मिलके बनाते हैं आयरलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड पूरा मिलके बनाते हैं ब्रिटिश आइल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी प्राइम मिनिस्टर तो मैंने बता दिया, ब्रिटेन के बन गए हैं कौन? ऋषि सुनक, पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल है लंदन, लंदन। और करेंसी, करेंसी चलती है यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। तो किसी भी कंट्री से अगर रिलेटेड कुछ न्यूज़ है तो 3 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। एक तो कैपिटल, करेंसी और वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम। तो ये फैक्ट्स आपको यूके से यानी कि ब्रिटेन से रिलेटेड याद रखने हैं। और आप इस मैप को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है ब्रिटिश आइल में, आयरलैंड में, यूके में और ग्रेट ब्रिटेन में। इसके बाद चाइना की न्यूज़ है। तो चाइना में तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं जी जिनपिंग। ठीक है, जी जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं चाइना में, और ये तीसरी बार हुआ है कि ये चाइना के राष्ट्रपति बने हैं जी जिनपिंग। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। और अब जब चाइना की बात हो रही है तो राष्ट्रपति तो आप जान गए जी जिनपिंग। कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग। कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग है कैपिटल। करेंसी, अब देखिए कई लोग को इसमें भी कन्फ्यूज़न है। कई लोग युआन बोलते हैं और एक्चुअल में करेंसी है रेनमिनबी, रेनमिनबी। तो चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। अब सवाल आता है कि युआन क्या है अगर करेंसी रेनमिनबी है। तो युआन जो है यह करेंसी यानी कि रेनमिनबी की यूनिट है, यूनिट यानी कि इकाई है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, रेनमिनबी जो है यह करेंसी है ऑफिशियल चाइना की, और इसकी जो इकाई है, यूनिट है, इसे युआन कहा जाता है। कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट फिर से चुने गए हैं जी जिनपिंग। इसके बाद डिफेंस एक्सपो आता है। तो अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी, जिसे डिफेंस एक्सपो 2022 का नाम दिया गया था, अभी हाल ही में समाप्त हुई है। हुई कहाँ पे थी? हुई थी ये गुजरात के गांधीनगर में। तो आपको याद क्या रखना है कि 2022 का जो डिफेंस एक्सपो है कहाँ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन ये, तो ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। दूसरी चीज़ कि इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम था पाथ टू प्राइड।
ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, पाथ टू प्राइड। ये डिफेंस एक्सपो का थीम था 2022 का। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक प्लेस गांधीनगर और एक थीम पाथ टू प्राइड। इसके बाद यहाँ पे डीआरडीओ से न्यूज़ है। तो भारत ने अभी हाल ही में अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये अग्नि श्रेणी की ही मिसाइल जो है उसका उन्नत संस्करण है। और ये जो मिसाइल है इसका परीक्षण डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर तट पे किया है। ठीक है, उड़ीसा के बालासोर तट पे किया गया है ये सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा। अब यहाँ पे डीआरडीओ की न्यूज़ आई है, डीआरडीओ की बात हो रही है, तो डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। तो जो डीआरडीओ है, जिसे फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो डीआरडीओ जो है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है, ये आपको याद रखना है। रक्षा के क्षेत्र से संबंधित सभी अनुसंधान और विकास के लिए यही जिम्मेदार होता है, और ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है। और जो डीआरडीओ है इसके बारे में 3 पॉइंट याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। डीआरडीओ का मुख्यालय है दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, और अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के डॉक्टर समीर वी कामत। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली, इस्टेब्लिशमेंट 1958 और अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। इसके बाद इसरो की न्यूज़ है। तो अभी हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इन्होंने एक सफलता हासिल की है और सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया है, ये आपको याद रखना है। और इस रॉकेट के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। अब बात आती है कि इसरो क्या है। तो देखिए, जैसे अमेरिका में नासा है, रसिया में रॉसकॉस्मॉस है, इसी तरह से भारत में इसरो है, यानी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो ये सारा काम इसरो के अंडर में आता है, इसरो ही ये काम करती है। इस फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछ लेता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बाकी बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। फिर से देख लीजिए, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, और अध्यक्ष हैं अभी एस सोमनाथ। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। तो इन्होंने एक अभी हाल ही में रिपोर्ट जो है तो प्रकाशित की है, जिसका नाम है विश्व ऊर्जा परिदृश्य रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। तो रिपोर्ट से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, या तो पूछ लेगा कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहाँ सेलेक्ट करना है विश्व ऊर्जा परिदृश्य रिपोर्ट, या फिर सीधे रिपोर्ट का नाम दे देगा कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य रिपोर्ट कौन सा संगठन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जो इसे प्रकाशित करता है। तो आपका आंसर होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब ये 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे विश्व भर में आने वाले 10 सालों में यहाँ पे भारत में ऊर्जा की मांग जो है सबसे तेज रहेगी। भारत में ऊर्जा की मांग सबसे तेज रहेगी पूरे विश्व भर में आने वाले 10 सालों में। और जो भारत है ये आगामी वर्षों में दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, खास करके एजेंसी और रिपोर्ट का नाम। अब जो IEA है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक ऐसा संगठन है जिसमें 30 सदस्य देश हैं, 8 सहयोगी देश हैं, और जो भी मेंबर हैं और दूसरे कंट्रीज़ हैं, इनके लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है ये एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। एक्चुअली में 1973 में तेल संकट आया था, जब ओपेक कार्टेल ने तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी थी, रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे। इसके बाद से वहाँ पे तेल संकट हो गया था, और ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो इस कारण से इस एजेंसी की स्थापना की गई थी 1974 में, 1974 में। तो किस किस क्षेत्र में ये एजेंसी काम करती है? ऊर्जा की सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और दुनिया भर में इंगेजमेंट के लिए। तो ये 4 फील्ड है जहाँ पे IEA काम करती है। इससे आपको इसका स्थापना कब हुआ था याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है फ्रांस में। फ्रांस में भी कहाँ? फ्रांस के पेरिस में। तो ये आपको याद रखना है, मुख्यालय है पेरिस में।
अभी प्रेजेंट में यहाँ पे कार्यकारी निदेशक कौन है? यह है फातिह बिरौली। कार्यकारी निदेशक है फातिह बिरौली। अब बात आती है कि भारत यहाँ का सदस्य है कि नहीं, तो जी हाँ, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य है। भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, फैक्ट्स। चलिए मूव करते हैं अगले सेक्शन में। यहाँ पे देखते हैं चर्चा में कौन रहा है अभी रिसेंट में। तो सबसे पहले हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये चर्चा में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में इराक के राष्ट्रपति चुने गए हैं, इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, इनका नाम आपको याद रखना है। और जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम आपको याद रखना है। तो जो प्रधानमंत्री जिनका नाम मनोनीत किया गया है, इनका नाम है मोहम्मद शिया अल सुदानी। तो दो नाम याद रखने हैं, अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, नए प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी। अब राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल है इराक की बगदाद, और करेंसी है इराकी दिनार, इराकी दिनार। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद है भारती दास। तो ये हाल ही में लेखा महानियंत्रक बनी है। तो केंद्र सरकार ने भारत के लेखा महानियंत्रक के पद के लिए भारती दास की नियुक्ति कर दी है, और ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इनका नाम आपको याद रखना है, भारती दास नई लेखा महानियंत्रक बनी हैं। फिर हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। तो भारत के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये CJI बने हैं। 50वें नंबर के CJI हैं, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। नाम है इनका डी.वाई. चंद्रचूड़। अभी प्रेजेंट में कौन थे? प्रेजेंट में यहाँ पे यू ललित थे, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के यू ललित, और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। या तो डायरेक्टली आपसे नाम पूछ लेगा कि 50वें CJI कौन बने हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आपका आंसर होगा डी.वाई. चंद्रचूड़। या फिर क्वेश्चन घुमा के स्टैटिक से पूछ सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि अधिकतम आयु क्या होती है मुख्य न्यायाधीश की। तो अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष। फिर है नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो जो नियुक्ति है ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है मुख्य न्यायाधीश की। तो ये आपको नाम डी.वाई. चंद्रचूड़ और स्टैटिक पॉइंट दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद है प्रोफेसर वजाहत हुसैन। प्रोफेसर वजाहत हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षाविद प्रोफेसर है ये, और हाल ही में इन्हें UAE में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पे? UAE में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है स्वदेश चटर्जी। तो ये भारतीय अमेरिकी उद्यमी हैं, इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। स्वदेश चटर्जी इनका नाम है। तो अमेरिकी राज्य है नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ का जो शीर्ष सम्मान है ये स्वदेश चटर्जी जी को दिया गया है। और जो शीर्ष सम्मान है इसका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। तो शीर्ष सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन, ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन। इस सम्मान से सम्मानित किया गया है स्वदेश चटर्जी को। इसके बाद है जापान की न्यूज़। यहाँ पे घिबली पार्क है, तो 1 नवंबर से इसे शुरू किया जाएगा। जापान में घिबली पार्क है, इसे 1 नवंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और ये जो पार्क है पूरी तरह से एनिमेशन के लिए डेडिकेटेड है, जो एनिमेशन के मसीहा और जापान के वॉल्ट डिज्नी माने जाते हैं मियाजाकी हमाओ। तो इनके निर्देशित विभिन्न किरदारों को यहाँ पे सजाया गया है। इनका संग्रहालय भी होगा। तो पार्क का आपको नाम याद रखना है घिबली पार्क, और ये जापान में है, ये याद रखना है। इसके बाद है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा उम्र दराज गोरिल्ला, जिसकी हाल ही में मौत हुई है। तो अमेरिका के केंटकी के लुइसविले चिड़ियाघर में यह हुआ है। दुनिया के दूसरे सबसे उम्र दराज गोरिल्ले की अभी हाल ही में मौत हुई है। इस गोरिल्ले का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम था हेलन, और इसकी उम्र अभी 64 वर्ष थी, 64 ईयर्स, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है इन जनरल वे, जो गोरिल्ला है इनकी एवरेज आयु जो होती है 39 ईयर्स की होती है, 39 वर्ष की। और ये जो गोरिल्ला है ये 64 वर्ष का था। और इसका जो वहाँ के चिड़ियाघर के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि हेलन को गठिया रोग था, चलने में दिक्कत हो रही थी, इस कारण से इसे इच्छा मृत्यु दी गई है। तो 64 वर्ष की आयु में इसका निधन हुआ है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे उम्र दराज गोरिल्ला था। इसके बाद है जर्मनी से न्यूज़। तो यहाँ पे जर्मनी के छात्रों ने
सबसे तेज चलने वाली ई कार बनाई है। सबसे तेज चलने वाली ई कार है। यह कार इतनी तेज है कि 1.461 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। और इस कारण से ये जो कार है इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं इनका एक समूह था जिसका नाम था ग्रीन टीम। इन्होंने इस कार को अभी तैयार किया है जर्मनी में। इसके बाद है चाइना की न्यूज़। यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा चिकन पाया गया है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है रूटिन चिकन। दुनिया का सबसे छोटा चिकन ये पाया गया है और इसका नाम दिया गया है रूटिन चिकन। कहाँ पे हुआ है? चाइना में। इसके बाद हैदराबाद से न्यूज़ है। तो देखिए दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था अभी एक अवार्ड समारोह और उस अवार्ड समारोह में हैदराबाद को ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार दिया गया है। इस समारोह में लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी में सम्मानित किया गया है और हैदराबाद को यह पुरस्कार सबसे फर्स्ट पोजीशन के लिए दिया गया है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। इसके बाद है रोमना पोर मोतरी। रोमना पोर मोतरी तो ये स्वीडन में नई क्लाइमेट मिनिस्टर बनी है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। सीधी सी बात है, सीधा सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं है। स्वीडन की नई क्लाइमेट मिनिस्टर बनी है रोमना पोर मोतरी। इसका देखते हैं स्मृति शेष। तो देखिए आपने अपने चाइल्डहुड में मूवी देखा होगा हैरी पॉटर, काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी थी, मैक्सिमम लोगों ने तो देखा ही होगा। तो इसमें एक किरदार था हैग्रिड का। तो जिन एक्टर ने इस हैग्रिड का किरदार निभाया था इनका नाम था रॉबी कॉलट्रेन। रॉबी कॉलट्रेन। तो हाल ही में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद ORS यानी जो आप जानते होंगे ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS घोल की खोज करके उसे ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी के रूप में लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर दिलीप महालानविस। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद है मशहूर जादूगर OP शर्मा। OP शर्मा हाल ही में 49 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद है यहाँ पे एक व्यक्ति जिनको जल संरक्षण कार्यों में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रशंसा दी गई थी और इनका नाम था कलमाने कामेगौड़ा। कलमाने कामेगौड़ा। ये कर्नाटक के रहने वाले थे और कर्नाटक के तालाबों का निर्माण करने के लिए और वहाँ पे जल संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया था, जिसके कारण से इन्हें पॉन्ड मैन के नाम से जाना जाता था। तो पॉन्ड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता था और एक और नाम था वाटर वॉरियर। दो नाम याद रखने हैं, पॉन्ड मैन और वाटर वॉरियर। इनका रियल नेम था कलमाने कामेगौड़ा। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद है दिग्गज फिल्म मेकर इस्माइल श्रॉफ। हाल ही में 65 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। फिल्म मेकर थे इस्माइल श्रॉफ। इसके बाद है एक ऐप जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऐप का नाम है उपाय ऐप। ये आप देख रहे हैं उपाय ऐप। ये ऐप लॉन्च की गई है यहाँ पे बिजली से रिलेटेड परेशानियों के लिए, शिकायतों के लिए और उसके समाधान के लिए आम नागरिकों के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जो भी बिजली में फॉल्ट होता है, बिल संबंधी शिकायतें हैं, तो इसके लिए टोल फ्री नंबर तो थे ही, इसके साथ ही इस उपाय ऐप को भी लॉन्च कर दिया गया है जहाँ पे जो उपभोक्ता है, नागरिक है, अपनी शिकायतें जो है तो दर्ज करा सकते हैं और समाधान के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। ये आपको याद रखना है। और जो राजधानी है ये है भोपाल। क्लियर है। और जो राज्यपाल हैं इनका नाम है मंगू भाई पटेल। राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। तो चलिए अब मूव करते हैं इम्पोर्टेंट MCQ की तरफ। तो देखिए 1 नवंबर को होता है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। तो इस सेक्शन में हम मध्य प्रदेश स्थापना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ कवर करेंगे। तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956। इसका बाद है मध्य प्रदेश में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। फिर है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। फिर है मध्य प्रदेश के बारे में कौन सा तथ्य सही है इसमें से? तो सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट भी है और हृदय प्रदेश भी है। तो सारे ही कथन यहाँ पे सत्य हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड।
फिर किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। फिर मध्य प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो राजकीय फसल यहाँ पे दिया हुआ मक्का, यह कथन सही नहीं है। तो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप क्या कवर कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी गलत है, मतलब कि ए, बी और डी सही हैं। सबसे पहले इन्हें देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर हो गई, राजकीय पुष्प हो गया सफ़ेद लिली, राजकीय वृक्ष हो गया बरगद। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था राजकीय खेल मलखम्ब, और ये जो ऑप्शन सी दिया है गलत है राजकीय फसल। तो अगर मक्का गलत है तो सही क्या है? सही है सोयाबीन। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए अगर आप एमपी लेवल पे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो अभी प्रेजेंट में टोटल 52 यानी कि 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है ये किस राज्य को स्पर्श करती है? तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए राजकीय फल आम, राजकीय पक्षी दुधराज, राजकीय नाट माछ यानी कि माचा, तीनों ही सही हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए। यहाँ से आपको महाशीर, सफ़ेद लिली, सोयाबीन, बरगद, यहाँ से मिल गया आम, दुधराज, माचा, और पीछे मिला था मलखम। तो ये स्टैटिक याद होने चाहिए। फिर है राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो यह है देवास में। फिर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो टोटल 14 जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। फिर मौर्यकालीन भरहुत के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो यह है सतना में। फिर मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? तो यह है निवाड़ी। फिर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बुधनी में है रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना। ऑप्शन नंबर बी बुधनी आपका सही जवाब है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय मानक समय यानी कि IST रेखा जो है यह गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली से होके गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक रेखा समय की जो रेखा है। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर में हर 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ मेला आयोजित होता है? तो यह है उज्जैन। यहाँ पे हर 12 साल के बाद सिंहस्थ मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश का स्थापित किया गया था ग्वालियर में। फिर है मध्य प्रदेश की पहली नहर का नाम क्या है? तो सबसे पहली नहर है मध्य प्रदेश की बैनगंगा। बैनगंगा आपका राइट आंसर है। फिर है मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की। और बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 230 सीटें हैं। ये आगे का क्वेश्चन है, यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो लोकसभा में टोटल 29 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। फिर है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। फिर है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान नृत्य महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है? तो यह है खजुराहो। फिर है क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आता है। लास्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान खेल के कुछ MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वर्ष लंदन मैराथन रेस में महिला वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो इस वर्ष चैंपियन बनी है येलेम जर्फ येहुला। येलेम जर्फ येहुला। फिर है वर्ष 2022 में किस रेसर ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया था? तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। फिर इस वर्ष कनाडा मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? तो इस वर्ष चैंपियन बने हैं पाब्लो कैरेनो बुस्टा। पाब्लो कैरेनो बुस्टा। फिर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम ICC T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है साकिब अल हसन के, और साकिब अल हसन जो है ये बांग्लादेश के लिए खेलते हैं। फिर वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो 2022 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं रॉरी ओ सुलिवान। फिर है
यूरो कप किस खेल की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है? तो यूरो कप रिलेटेड है फुटबॉल से। फिर इनमें से क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। फिर वर्ष 2022 में किस देश ने महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। फिर है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये एक पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। आपको बताना है कि यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा है पुलैला गोपीचंद की। क्या नाम है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। फिर अब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है लॉन बॉल में। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। फिर है इगोर स्टीमेक, ये किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच हैं? तो यह कोचिंग देते हैं भारत की टीम को। फिर है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो कप्तान है आपका जो राइट आंसर है ये है मनप्रीत सिंह। फिर है किस खेल को चीन में राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है? तो यहाँ पे देखिए टेबल टेनिस जो है इसको चीन में राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है। फिर इनमें से किस खेल में गुगली टर्म का इस्तेमाल होता है? तो जो गुगली टर्म है यह आपका इस्तेमाल होता है क्रिकेट में। जो गुगली है यह इस्तेमाल होता है क्रिकेट में। फिर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। फिर वर्ष 2021 में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने थे? तो चैंपियन बने थे विक्टर एक्सेल्सन। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में है? तो जो मुख्यालय है यह है स्विट्जरलैंड में। फिर किस देश ने ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं नीदरलैंड्स ने। कहाँ की बात हो रही है? महिला हॉकी की बात हो रही है, और वो भी ओलंपिक खेलों में। फिर वर्ष 2023 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2023 का जो टूर्नामेंट है यह आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में। फिर इस वर्ष हैम्बर्ग ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इस वर्ष चैंपियन बने हैं लोरेंजो मुसेटी। फिर है माइकल फेल्प्स ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो वह ओलंपिक था आपका रियो ओलंपिक, जहाँ पे माइकल फेल्प्स ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। फिर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम फुटबॉल में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम। फिर है किदाम्बी श्रीकांत किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह प्रतिनिधित्व करते हैं बैडमिंटन में। नेक्स्ट है इस वर्ष फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? तो इस वर्ष हिस्सा ले रहे हैं 32 देश। फिर सौरभ गांगुली किस वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो जो 2003 का वर्ल्ड कप था इसमें सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। अब आगे मूव करते हैं खेल समाचार की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे जोजो चैंपियनशिप ये किसका टूर्नामेंट है? यह एक गोल्फ का टूर्नामेंट है, और हाल ही में अमेरिका के अनुभवी गोल्फर हैं जिनका नाम है कीगन ब्रैडली ने इस साल जीत लिया है जोजो चैंपियनशिप। और ये जो जोजो चैंपियनशिप है याद रखिए गोल्फ का टूर्नामेंट है, और ये आयोजित कहाँ हुआ था? यह आयोजित हुआ था जापान में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे डेनमार्क ओपन की बात हो रही है। जो ये डेनमार्क ओपन है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे चीन के शटलरों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया और यहाँ पे इस टूर्नामेंट को जीता है। तो चीन के युवा शटलर हैं शी यूकी, इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में इस टूर्नामेंट को जीता है डेनमार्क ओपन को। और महिला एकल वर्ग में बात करें तो चीन की ही विंग जियाओ, इन्होंने महिला एकल वर्ग में इस टूर्नामेंट को जीता है। तो दो नाम याद रखना है, शी यूकी पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं चाइना के, और बिंग जियाओ ये महिला एकल वर्ग में डेनमार्क ओपन की चैंपियन बनी है। और जो डेनमार्क ओपन है यह बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक फार्मूला 1 की रेस है यानी F1 रेस है जो थी अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। तो मैक्स वर्स्टैपेन जीते इस रेस को। तो इस वर्ष का जो फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब है, अभी हमने रिसेंट के क्वेश्चन में पढ़ा कि मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था 2022 का। और इसके बाद भी ये जो
फार्मूला 1 का रेस चल रहा है, इसमें उनका विजयी अभियान जो है ये जारी है। तो हाल ही में अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई थी, जिसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और ये हैं कहाँ के रेसर? ये है नीदरलैंड्स के, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो ये सबसे पहले जो चैंपियनशिप है अंडर 23 हुई कहाँ पे थी? यह हुई थी स्पेन में। स्पेन में आयोजित हुई थी अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप। तो यहाँ पे भारत के युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है और यहाँ पे अमन सहरावत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अमन सहरावत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में। इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं और इस चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीतकर इस जो मेडल टैली थी, पदक तालिका थी, वहाँ पे 9वें नंबर पे यानी 9th प्लेस पे रहा है। तो जो गोल्ड मेडल जीते इनका नाम आपको याद रखना है, अमन सहरावत। और जो टूर्नामेंट हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, यह हुई थी स्पेन में। इसके बाद है स्टॉकहोम ओपन। तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है। तो डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं हेल्गर रूने। तो इन्होंने स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता इस साल का और वहाँ के चैंपियन बन गए हैं। नाम है इनका हेल्गर रूने। इसके बाद है विश्व साइकिलिंग चैंपियनशिप। तो ब्रिटेन के दिग्गज साइकिलिस्ट हैं ने इवांस। इन्होंने विश्व साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो विश्व साइकिलिंग चैंपियनशिप थी, ये हो कहाँ रही थी? यह हो रही थी फ्रांस में। तो फ्रांस में ये चैंपियनशिप हो रही थी और वहीं पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ने इवांस, और ये ब्रिटेन के दिग्गज साइकिलिस्ट हैं। इसके बाद पेट कमिंस की बात है। तो जो पेट कमिंस है ये ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम के कप्तान बन गए हैं। तो देखिए, टेस्ट के कप्तान ये ऑलरेडी थे ही, वनडे में थे एरन फिंच। तो एरन फिंच ने वनडे से संन्यास ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। पिछले रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इनके संन्यास लेने के बाद अब जो पैट कमिंस है ये ऑस्ट्रेलिया के वनडे के कप्तान बन गए हैं। इसके बाद रोमानिया की 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप है, नाम आपने सुना होगा, सिमोना हालेप। ठीक है, तो सिमोना हालेप का अभी हाल ही में डोप टेस्ट हुआ था और ये डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। तो इन पे अभी अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इनका आपको नाम याद रखना है, सिमोना हालेप। आपसे पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये रोमानिया का प्रतिनिधित्व करती हैं सिमोना हालेप। हाल ही में इनमें प्रतिबंध लगाया गया है, तो करंट में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की। तो जो मध्य प्रदेश है, तो 2023 में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। तो केंद्रीय एवं युवा मामलों के मंत्रालय श्री अनुराग ठाकुर जी ने नई दिल्ली में ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा की है। तो 2023 में ये जो खेल हैं ये मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। 5वें खेलो इंडिया गेम्स होंगे। और अभी जो चौथा हुआ था ये कहाँ हुआ था? क्योंकि अभी ये रिसेंट में हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यह हुआ था पंचकुला में। पंचकुला कहाँ है? पंचकुला है हरियाणा में। ठीक है, ये चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और अब 5वां होगा। तो 5वां होगा कहाँ पे? 5वां होगा मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनको मशाल सौंपी है। और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 2023 का जो ये टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है, ये मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो तो उसकी वीडियो आए और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस न्यूज़पेपर की PDF मिल जाएगी। अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन न्यूज़पेपर हैं उनकी PDF मिल जाएगी। डेली GK अवेलेबल है, डेली वोकैब है, करंट अफेयर है, जो भी जॉब्स आती है, वैकेंसी आती है, उनका नोटिफिकेशन है। तो सब कुछ आपके तैयारियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन करिए। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।